Hi, thanks so much for joining us on this special broadcast. On a day much like today, 77 years back, India awoke to its first sweet breaths of freedom and everything that entailed. It was the freedom to govern its own people. It was the freedom that ensured adult franchise and the freedom to work towards an equal society. And it is that freedom that we celebrate today. So at the onset, let me wish all of you a very happy Independence Day. Earlier today, as is tradition, Prime Minister Narendra Modi addressed the nation from the ramparts of the Red Fort. It was carefully watched because it was the first such address after the formation of the new government. It was expected to lay the roadmap for the next 5 years. On this program, we're going to break down some of the Prime Minister's key statements. Joining me to give you perspective is political strategist Amitabh Tiwari. Amitabh, thanks so much for taking the time and happy independence to you. So before we get started with our conversation, and this is going to be interspersed with several messages that we take from the Prime Minister's speech, to lay the context, I'm joined by Sanjay Pugalia, who is the editor-in-chief of the NDTV network. Sanjay, apart from the key messages, you were also watching for the Prime Minister's tone and tenor. What stood out to you? लाल किले से मोदी जी का ये 11वां भाषण था और इसमें नया बहुत कुछ था। सबसे नई बात अगर मुझे इसमें से हेडलाइन ढूंढनी हो, क्योंकि भाषण में उन्होंने जिक्र किया कि डिज़ाइन इन इंडिया उनका एक नया प्रोजेक्ट होने जा रहा है, तो मैं इसको हेडलाइन दूंगा कि मोदी जी का नया डिज़ाइन उनके तीसरे टर्म में क्या होने जा रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि रिफॉर्म का एजेंडा पिंक पेपर की हेडलाइन के आगे जाने वाला है, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कि बड़ा ग्रोथ दे और बहुत सारे जॉब क्रिएट करे। इसके लिए उन्होंने जितने बड़े सेक्टर हैं जिस पे प्रायोरिटी रहने वाली है गिना दिया है। मैन्युफैक्चरिंग, एफडीआई, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर का नया नेक्स्ट लेवल का एक्सपांशन, इस पर उन्होंने बहुत फोकस किया है। साथ ही उन्होंने स्किल, एजुकेशन और हेल्थ पर भी फोकस किया है और ये कहा है कि हमारे लोग बाहर पढ़ने क्यों जाएं, यहीं पर उनके लिए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे और 75,000 सीटों की कैपेसिटी पर वो काम शुरू कर रहे हैं। मोदी जी का आज का जो स्पीच है उसको यूं समझिए कि उनको पता है कि थर्ड टर्म में डिलीवरी के चैलेंजेस बड़े भारी हैं और इसके लिए विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। तो गवर्नेंस की कैपेसिटी, सोशल कैपेसिटी और स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लेवल की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने बात कही है। चूंकि वो कोलिशन सरकार चला रहे हैं तो सारे स्टेट गवर्नमेंट से, अपोजिशन रूल्ड स्टेट से वो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ ही प्रोजेक्ट लगेगा। कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर जो आज मेरे से मिलने आ रहा है, बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं, वो इंडिया में अगर निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो आप ही के स्टेट में करेंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप रिफॉर्म कर रहे हैं? क्या लोकल शहरों के लेवल पर कानून बदल रहे हैं? इसीलिए उन्होंने रिफॉर्म को एक नया डायमेंशन दिया है कि गवर्नेंस की 3 लाख यूनिट्स हैं इंडिया में और अगर वो 2-2 रिफॉर्म भी करें तो 10-20 लाख रिफॉर्म तो ऐसे ही हो जाएंगे जो ईज ऑफ लिविंग को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने एक तरफ तो ये कहा कि बच्चे हमारे बाहर पढ़ने न जाएं, दूसरी तरफ ये भी कहा कि ग्लोबल जॉब मार्केट में भारत जॉब एम्प्लॉयज़ का सबसे बड़ा सप्लायर बनने जा रहा है, तो वो भी हमारे लिए ग्रोथ के एक नए डायमेंशन को सामने लेकर के आएगा। उनका भाषण पॉलिटिकल लेवल पर अगर देखें तो कंसेंसस बिल्डिंग के साथ इंक्लूसिविटी की उनको पूरी अवेयरनेस है, लेकिन एक जो कोर एजेंडा है बीजेपी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको उन्होंने एक नए फ्रेज के साथ ट्विस्ट दिया है जो कि शायद लोगों को पैलेटेबल बनाने में बहुत मदद करेगा। और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बहसें कर ली, बहुत सारे डायरेक्टिव आ गए, लेकिन सेक्युलर सिविल कोड क्यों नहीं होना चाहिए? भारत के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, सिविल कानून क्यों नहीं होने चाहिए? इसीलिए इस पर लगता है कि काफ़ी डेवलपमेंट होने जा रहे हैं। बांग्लादेश के इंसिडेंट का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा है कि बाहर और अंदर के कई चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस से लड़ने के लिए इंडिया हमेशा की तरह से पूरी तरह से तैयार है। एक बात उन्होंने और कही है, वो है विमेन सेफ्टी के बारे में। ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है कोलकाता का, उसको लेकर के जाहिर है कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा एजिटेशन और एंगर है, तो उन्होंने इस पर फोकस किया है कि पनिशमेंट को जब तक फास्ट ट्रैक नहीं करेंगे और उसको एम्पलीफाई नहीं करेंगे तब तक लोगों में डर नहीं बैठेगा। मुझे लगता है कि
विमेन एंगर और यूथ एम्प्लॉयमेंट, ये दो चीज़ें, विमेन सेफ्टी और यूथ एम्प्लॉयमेंट, उनके माइंड पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं। और इस पर भी आप आने वाले दिनों में बहुत स्पेसिफिक ऐसे एक्शन देख सकते हैं जो लोगों को ये कन्विंस कर सकें कि भारत में अब गवर्नेंस एक बहुत सीरियस बिजनेस होने के लिए जा रहा है। एक बात उन्होंने और कही है, हिंदुस्तान की तरक्की से जलने वाले निगेटिव एडवर्सरियल फोर्सेस इंडिया में भी हैं और बाहर भी हैं। इन लोगों से निपटना हमको अच्छी तरह से आता है। और जाते जाते जो उनकी आदत है पॉलिटिक्स में एक इंटरटेनमेंट, इंगेजमेंट और टीज़र एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, वो भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवारवाद के खिलाफ और कास्टिज्म, जातिवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। और उन्होंने कहा एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं कि जिनके परिवारों की कोई भी किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे परिवारों के 1 लाख नौजवान तैयार किए जाएं। और सिर्फ एक पार्टी क्यों, सारी पार्टियां उनको अपने में शामिल करें। तो जो इस वक्त अपोजिशन में कांग्रेस एक खास तरह की पॉलिटिक्स और नैरेटिव को इम्पोज करने की कोशिश कर रही है, मोदी उसको चैलेंज कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उससे वो पूरी मुस्तैदी से लड़ने जा रहे हैं। तो जिन लोगों के मन में, इन कंक्लूजन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्टोरल मैंडेट के बाद कोलिशन, एनडीए कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान ये अंदाज़ कर रहे थे या अंदाज़ लेना चाह रहे थे कि मोदी 3.0 में फुल फ्लेजेड मोदी का अवतार नया वाला वो कैसा देखने वाले हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विंटेज मोदी इज़ बैक विथ विगर। ही इज़ वेरी फोकस्ड दिस टाइम बिकॉज ही नोज कि दिस इज़ थर्ड term and he has to deliver on the growth promise and employment promise. Without that you cannot imagine a Viksit Bharat and a Swarnim Bharat. उन्होंने जो दो वर्ड यूज़ किए हैं, विकसित भारत और स्वर्णिम भारत 2047 तक, ये एक स्पेसिफिक प्लान के साथ वो इंडिया को कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को कह रहे हैं कि एक साथ मिल करके काम कीजिए, क्योंकि तभी हम एक प्रॉस्परस इंडिया बना पाएंगे। क्योंकि ये इंडिया की सेंचुरी है और इस इंडिया की सेंचुरी का मौका हम गंवा न दें, इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक नया एम्बिशन, लोगों को एनर्जाइज करना, लोगों को अपने पीछे रैली करना, एकजुट करना, इस स्पीच का एक बड़ा मकसद था, जो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं, क्योंकि ये वो सारे मुद्दे हैं जिस पर भारत बेचैन है, कंसेंसस के साथ तेज़ी से काम करना चाहता है। तो इंक्रीमेंटलिज्म के बजाय एक बहुत बड़ी छलांग, इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने भाषण में कम से कम 3 बार किया, कि एक बहुत बड़ी छलांग की जर्नी के लिए आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। Get ready to take the leap. Thanks so much, Sanjay, for laying the context for this conversation. Amitabh, you heard what Sanjay had to say. I'm curious about what your key takeaways were. Did you make note of the Prime Minister's body language, of his tone and tenor? So clearly, if you see his body language and tone and tenor, the speech was fairly ambitious and forward-looking, in the sense that he picked the theme of making India a developed economy by 2047. And has attempted to lay a roadmap or a blueprint of how India is going to achieve it. Now, he has laid down 2 to 3 themes of reaching the goal. The first, of course, is that in his third term, India is going to become the third largest economy. Second, he is talking about India's ambition of hosting the Olympics in 2036. Now, we all know that for hosting of Olympics, we need massive upgradation as well as massive investments in infrastructure. And he talks about his policy of continuing to invest in infrastructure. We all know infrastructure is an investment or has a multiply effect on the economy. It leads to creation of jobs and thus consumption, and would propel the economy to become the third largest by 2047. He talks about, or he coins a new slogan, which is Design in India, in line with the earlier slogan of Make in India. So he's actually appealing or attracting the global investors to invest in India, to harness the potential of the product design and our human resource potential for their global operations. He also is sort of exhorting the youth of the country or the people of the country, telling them how India is, how it is the golden era for India, how the entire world is looking up to India
not only to lead growth, because we've seen that India is one of the largest highest growing economies, highest GDP growth economies, but also the fact that the world is looking up to India for innovation and research. So he talks about, let's try to make the India standard the international standard globally. So rallying people, motivating people, highlighting the challenges of what are the challenges which we are going to face in our path, and that makes the speech a 360-degree or a holistic sort of speech. Absolutely. My takeaways were similar, but let's break each one down. And we've taken the liberty of carving out parts of the Prime Minister's speech so that we can delve a little deeper into what the message was. The first one that I want to focus on is your second point, Amitabh, where he's talking about the investment from foreign investors into India. Now, there has been considerable FDI over the years, but here in his speech, he's exhorting the states to go out and to talk to investors directly. He's exhorting the states to be ready for investments by foreign players, and he's also speaking about strategic investments, as you pointed out, in design and to make in India. Let's listen into what he had to say about those foreign investments. विश्व की बहुत बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं। ये चुनाव के बाद मैंने देखा, मेरे तीसरे कार्यकाल में जितने लोग मुझसे मिलने के लिए मांग कर रहे हैं वो ज्यादातर निवेशक लोग हैं, विश्व भर के निवेशक हैं। वो आना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि आप निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित कीजिए, गुड गवर्नेंस का आश्वासन दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए उनको भरोसा दीजिए। हर राज्य एक तंदुरुस्त स्पर्धा में आगे आए। राज्य के बीच निवेशकों को खींचने के लिए स्पर्धा होनी चाहिए, निवेशकों को लिए, ताकि उनके राज्य में निवेशक आएंगे, उनके राज्य के नौजवानों को स्थानीय रूप से अवसर मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। नीतियों में परिवर्तन लाना चाहिए, तो ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार नीतियों को राज्यों ने परिवर्तित करना चाहिए। लैंड की आवश्यकता है तो राज्यों ने लैंड बैंक बनानी चाहिए। गुड गवर्नेंस सिंगल पॉइंट पर काम करने के लिए राज्य जितने प्रोएक्टिव होंगे, जितने ज्यादा प्रयास करेंगे, जो निवेशक आ रहे हैं वो कभी भी वापस नहीं जाएंगे। सिर्फ भारत सरकार से काम ये होता नहीं है, राज्य सरकारों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट लगने वाला है उस राज्य में लगने वाला है, उसको हर राज्य के साथ रोजमर्रा का काम पड़ता है। और इसलिए मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि जब विश्व पूरा भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है, विश्व पूरा भारत में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है, तब ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारी पुरानी आदतें छोड़ करके स्पष्ट नीति के साथ हम आगे आए। देखिए आपको परिणाम अपने राज्य में दिखाई देगा। Where he was talking about the need for states to step up. Amitabh, that's very interesting from my perspective, because in the previous term we're talking about the PLI scheme, we're talking about several initiatives at the central level to encourage, to invite foreign investors to come and set up shop in India for manufacturing. Here he's very clearly sending out a message to the states that they're equal partners in this. How do you read that? Because, and what does that mean for the course of foreign investment in India? Well, essentially, we've talked about the cooperative federalism, and what today he is hinting at competitive federalism as well, because he talks about investors eager to invest in India, but they are going to states which have policies which favor investment. So he is actually asking the state chief ministers to act like CEOs. So what he's trying to say is that as a country, as a prime minister, the central government is laying down policies, is creating conducive environment, but it is also the responsibility of the state chief ministers to pull up their socks, improve the law and order situation, make policies which attract investments, deliver on governance, and thus, as a whole, they will be able to attract more investments, and India as a whole will be able to achieve its dream of becoming a developed economy by 2047. Because unless states grow, India would not be able to grow. So we have many states which are doing fairly well, but we have some states which have been laggards or are
pulling down the growth, and that is where he's trying to send a message to. And how do you read this from a political lens? Because there are, of course, several assembly elections up ahead, and the political context is slightly different from what it was at the start of the second term. So from that lens and from that perspective, what does this message tell you? No, essentially, see, the opposition has been critical of Modi government's policies with respect to the opposition state governments and how it has tackled the opposition government. So here, I think he is trying to change that image of his, you can say, and trying to portray that he, in this term, is more inclusive, more accommodative. Of course, sure, because he's also dependent upon allies, and trying to portray a sort of unity in the world face, that India is going to work unitedly for the development of the country, and is trying to sort of give an olive branch to the opposition state governments and trying to neutralize the criticism that the government is working only for the NDA-ruled state governments. That's a fair point, and that's an important point to make. The other aspect, of course, was something that Sanjay alluded to as well: infrastructure and the thrust on defense, on self-reliance. He also spoke about green hydrogen and what the government intends to do with regard to energy and self-sufficiency there. Let's listen into some parts of what he said on that aspect. डिफेंस सेक्टर, हमारी आदत हो गई थी डिफेंस बजट कितना ही क्यों न हो, लेकिन कभी कोई सोचता नहीं था कि डिफेंस बजट बढ़ा तो जाता कहां है। डिफेंस बजट विदेशों से खरीदी में चला जाता था। अब हम चाहते हैं हम आत्मनिर्भर बने, और मैं हमारी डिफेंस फोर्सेस का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हजारों ऐसी चीजें लिस्ट कर दी है। उन्होंने तय किया है कि हम विदेश से नहीं लाएंगे। राष्ट्र के लिए जीना क्या कहते हैं, ये हमारे सेना के जवानों ने दिखाया है, और उसके कारण डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की पहचान बनी है, और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था, आज धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दुनिया में डिफेंस हब, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम धीरे धीरे उभर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर के एक ग्लोबल हब बनना चाहते हैं। बहुत तेजी से नीतियां बनाई गई हैं, बहुत तेजी से उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम हो रहा है, और भारत ग्रीन हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी की दिशा में हम जाना चाहते हैं। और ये सारे जो प्रयास चल रहे हैं, क्लाइमेट की चिंता तो है ही है, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, लेकिन इसके अंदर ग्रीन जॉब्स की बहुत बड़ी संभावना है, और इसलिए आने वाले कालखंड में ग्रीन जॉब्स का महत्व बढ़ता है। तो उसको सबसे पहले कैप्चर करने के लिए, मेरे देश के नौजवानों को अवसर देने के लिए, और ग्रीन जॉब्स के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। It's interesting because a lot of the stocks that are in the defense space have benefited from that thrust. And you talk about whether it's the ship manufacturers or Hindustan Aeronautics, but that's something that we'll take up perhaps tomorrow. Amitabh, from a strategic standpoint, the statement is very clear that this is something that will continue. It was something that they were doing. Perhaps to a greater extent this will take place. And it's also interesting that not only is India now self-sufficient, self-reliant in the defense space, its companies are now exporting to other parts of the world. Yeah, I think so that we are clearly seeing that first step was Atmanirbhar Bharat. So self-sufficiency in terms of important key strategic items which we were importing from the world. Now I think the thrust is on the second stage, which is not only becoming self-reliant, but manufacturing items here in India which have a global demand. So moving from a self-sufficient, reliant economy to becoming an export-oriented
defense sector, wherein we not only make things here in India, but also make quality goods which are acceptable by the world at large. Because defense is a big strategic sector. We have allied trouble. We have threat from China, Pakistan, etc. So that was very important to become self-reliant. And also, if you see the big global economies like US and China have significant amount of defense exports. So defense exports is also one of the very critical areas for India to become a developed economy by 2047, because it fetches foreign exchange reserves. All right. And the Prime Minister did not hesitate to speak about slightly more politically sensitive issues. The one, of course, is the one nation, one election. There's also the mention that he made of the Uniform Civil Code. Let's first listen to what he had to say about the Uniform Civil Code. हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। All right, secular civil code. He's used a slightly different terminology to talk about what has been a subject of much debate. Amitabh, first of all, what do you think about the term that he has coined? And the second is, what is the likelihood of this being undertaken and executed on a fast-track manner? Well, I think answering the second question first, if you see, it was a contrary, it was a popular belief that since the BJP does not have a simple majority of its own, its ideological core issues like Uniform Civil Code or One Nation, One Election could be put to the back burner. But Prime Minister Modi, since he has been elected in his third term, despite the fact that the party is short of majority by 32 seats and is dependent upon allies, has always shown that it is business as usual. So he is clearly giving a message to the opposition and his critics that these two core issues still are on government's agenda. When it will be implemented and all, and that will be for all to see. But it has not gone out of his focus areas. And in saying that, he's also giving a message to his core constituents. Now, if you see, when he talks about the secular civil code, I think what he's trying to say is that he also used the word communal. So what he is saying is that the current civil code, which divides people on religious lines or demarcates people on religious lines, is in fact communal, which the opposition has been saying that it is a secular civil code. And what he's trying to say is that the uniform civil code, which the BJP is proposing, is in fact the secular civil code, which is the need of the hour and which needs to be implemented. So there is no, I don't think there is any dilution in the core agenda of the BJP, even in terms of the Uniform Civil Code. He's just twisting it, or he's just used the word to criticize and get back at the opposition, which has been opposing the Uniform Civil Code, citing the fact that the Uniform Civil Code of the BJP is in fact a secular civil code, and the civil code which exists or which the opposition has been supporting is rather communal.
another aspect, and we don't have the part of the speech, but then it was very clear when he was talking about the need to infuse more young blood, non-aligned with political families, into the political system. That's an interesting statement to make, and in the context of an address to the nation, where a lot of people listen to this, it's even more interesting. Amitabh, what do you make of that? You see, essentially, he has been targeting political dynasty for a very long time now. So what happens in India is that if you see, most of the regional parties are family controlled. And this is an issue which he has been taking up for a long, long time. Now, if we also link it with the problem which the youth is facing today is of unemployment, then by making this statement is also giving an opportunity or opening a new avenue for the youth to enter politics, because we've seen how the age profile of the parliament has been increasing over the years. So it's also an invitation to the youth to see politics as a career and enter politics and contribute to the development of the country, and also in a way taking a dig at the opposition, that most of the opposition parties except the BJP are promoting families or family controls, and that is not good for the country, and also it creates barriers, significant barriers of entry for people who are not part of any political family to join such parties and make their contribution. Amitabh, it will be very interesting to see how the tickets are distributed in the upcoming elections. Of course, we've got lots to talk about over the course of the year. Amitabh, thanks so much for joining us on Independence Day. Thank you. All right, and that brings us to the end of this special broadcast. Once again, wish all of you a very, very happy Independence Day from all of us here at NDTV Profit. Thanks so much for listening.